तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखने स्टार्ट किए थे और उसमें कंडक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस किस तरीके से की जाती हैं, उसके लिए क्या क्या सिमेट्रीज यूज़ होती हैं वो हमने देखा था। और पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी किया था। अब उसके बाद उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर्स। अब जो स्फेयर्स हैं वो स्फेयर कई तरीके के हो सकते हैं, तो फिलहाल अभी मैं जिनको कवर कर रहा हूँ, अभी जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहा हूँ, वो है होलोस्फेयर। होलोस्फेयर में वी हैव कैटेगरी ऑफ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ये दोनों कैटेगरीज बिल्कुल एक जैसी होंगी यहाँ पर। और क्यों एक जैसी होंगी? क्योंकि होलोस्फेयर अगर है तो चार्ज यहाँ पे कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे रहना चाहिए। तो कंडक्टिंग के लिए हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि जब भी इसको कोई चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली सरफेस पे ही रहता है। नॉन कंडक्टिंग में भी हम क्या कर रहे हैं कि उसको कुछ ऐसे चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से चार्ज को उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो सरफेस पे रह रहा है और यूनिफॉर्मली रह रहा है। तो नॉन कंडक्टिंग में तो हमें बोलना पड़ेगा कि हम इस तरीके से उसको स्प्रेड कर रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म है। लेकिन कंडक्टिंग में जैसे हम चार्ज देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। जैसे मान लीजिए अगर ये होलो स्फीयर है और अगर ये कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग में होता है यहाँ पर ये है कि जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को देने के बाद में, क्योंकि चार्जेस यहाँ पर मूव कर सकते हैं, ठीक है, चार्जेस मूव कर सकते हैं क्योंकि कंडक्टिंग इस चीज़ के लिए फेमस है, उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें चार्जेस का फ्री मूवमेंट हो सकता है। तो जैसे ही मैं चार्ज दूंगा तो भले ही मैं चार्ज को कहीं पर भी छोड़ दूँ, वो ऑटोमेटिकली अपने आप एक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप क्रिएट कर लेगा वो। और यहाँ पर अगर ये सरफेस इस तरीके से, अगर ये रेगुलर सरफेस है, बाहर का कोई इफेक्ट यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है इसके ऊपर, लेट्स से इट इज़ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि बाहर के जो चार्जेस हैं वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो चार्ज ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फॉर कंडक्टिंग। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के लिए वी हैव टू स्प्रेड लाइक दिस, हमें स्प्रेड करना पड़ेगा जिससे कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में अगर आप चार्ज को एक जगह पे छोड़ दो तो फिर वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो इस तरीके से चलने के लिए फ्री नहीं होता। अब उसके बाद बात आती है सॉलिड स्फेयर की। तो सॉलिड स्फेयर भी अगर है, यानी कि वॉल्यूम में यहाँ पर ये मटेरियल है, लेकिन मटेरियल कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग। तो अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है कि चार्ज अगर देते हैं तो वो चार्ज मटेरियल में नहीं रहता है बल्कि इसके आउटर सरफेस पे ही रहता है। तो इन तीनों सिचुएशन के लिए, होलो, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड, कंडक्टिंग, जो चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है इन सभी के लिए, दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, द कॉमन थिंग इज कि चार्ज इज एट द सरफेस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर सभी में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो सभी एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो चार्ज इज एट द सरफेस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस। तो इसीलिए हम इन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो भी है वो एक साथ ही यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो कि जब इस तरीके का वॉल्यूम बनता है तो हमारे पास में दो रीजन क्रिएट हो जाते हैं। एक रीजन हम बोल सकते हैं कि इनसाइड द स्फीयर का रीजन है और एक रीजन है जो कि आउटसाइड द स्फीयर है। उस रीजन को मैथमेटिकली फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से कि हम सेंटर से आर डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर, तो मैंने इसके सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पे ली, आर से रिप्रेजेंट कर दी। तो जो पॉइंट अंदर होंगे उनके लिए ये आर जो होगा वो इसके रेडियस से छोटा होगा, आर इज़ लेस देन आर होगा। तो जनरली यहाँ पर जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्मॉल आर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल आर एक तरीके से रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर, और अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब जो पॉइंट है वो इनसाइड है, इनसाइड दिस स्फीयर। और उसके बाद में अगर मुझे बाहर वाले पॉइंट लेने हैं तो आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा इसके लिए। अगर मैंने पॉइंट यहाँ कहीं पे ले रखा है तो जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से ज़्यादा हो जाएगी, तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए आर इज ग्रेटर देन आर, और अगर सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है तो आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा उसके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स के लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि पॉइंट्स हम ले कहाँ पे रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, पॉइंट बाहर ले रहे हैं, सरफेस पे ले रहे हैं। तो कंपेयर टू द रेडियस, रेडियस से हम कंपेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो क्योंकि दो तरीके के रीजन यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं तो हम इनके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की कैलकुलेशन या पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे तो दो अलग अलग रीजन में हम कैलकुलेट कर लेंगे कि अंदर यहाँ पे कैसी वैल्यूज़ आ रही हैं और बाहर किस तरीके की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो लेट अस डू द कैलकुलेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्फीयर। तो सपोज़ पहले मैं बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। आई कैलकुलेट फॉर द आउटसाइड पॉइंट्स। तो फॉर आर ग्रेटर देन आर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए वी आर गोइंग टू कैलकुलेट
अब मैं यहाँ पे गॉस लॉ का यूज़ करना चाहता हूँ, तो गॉस लॉ का यूज़ करना तो हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका मतलब वो इक्वेशन है इस तरीके की, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या क्यू इन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे सबसे पहले गॉसन सरफेस यहाँ पे लेना पड़ेगा, और गॉसन सरफेस लेने के लिए मुझे सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के आप सही तरीके की गॉसन सरफेस नहीं ले सकते हो। कोई भी उटपटांग गॉसन सरफेस लेके काम हमारा नहीं चल सकता है, क्योंकि सबके लिए आप इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे मैथमेटिकली, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हमें एक सूटेबल गॉसन सरफेस लेनी होती है। तो हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कशन कर लिया था कि अगर पॉइंट चार्ज है या स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, तो उसके लिए जो गॉसन सरफेस होती है वो होती है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल गॉसन सरफेस में यहाँ पर इसके लिए लूँगा। तो इसके लिए एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो सपोज़ ये वो स्फेयर है जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो ऐसे पॉइंट्स पे जो कि स्फेयर से बाहर के पॉइंट्स हैं। तो उसके लिए गॉसन सरफेस वी हैव टू क्रिएट। तो एक गॉसन सरफेस को क्रिएट करते हुए डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो सपोज़ यहाँ पर ये वो गॉसन सरफेस है, इस डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर स्मॉल आर से। तो आपको बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, जो कि ये वाले पॉइंट्स हैं। इसकी खुद की जो रेडियस है वो आर के बराबर है, और ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सरफेस है। तो वैसे हमने लास्ट क्लास में देखा है, लेकिन एक बार मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट इसके ऊपर ले लिया, तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक सिमेट्रिक डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट के पास कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि इस पॉइंट के पास नहीं है, या इस पॉइंट के पास नहीं है, फिर इस पॉइंट के पास नहीं है। ऑल दिस पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे पॉइंट्स हैं। सभी की सिचुएशन इस स्फेयर के रेस्पेक्ट में बिल्कुल एक जैसी है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन शुड बी अ सिमेट्रिक डायरेक्शन। तो सिमेट्रिक डायरेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, और वो जो डायरेक्शन है फ्रॉम सिमेट्रिक कंसिडरेशन रेडियल तरीके का डायरेक्शन होगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरीके से रेडियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी रेडियल फ्रॉम सिमेट्री। और क्योंकि हर एक पॉइंट एक जैसा ही है, तो सब जगह मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इक्वल होगा। तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने ए के बराबर एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद में अगला स्टेप क्लियर है कि आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखना है, और हर जगह पे जो आपका एरिया वेक्टर होगा, जो छोटे छोटे जो पैचेस आप ले रहे हो, तो हर जगह एरिया वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में आते जाएंगे। और ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि ये सेम डायरेक्शन में होंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दिस इंटीग्रल विच इन्वॉल्व्स द डॉट प्रोडक्ट आल्सो, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, इनके बीच में यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। तो अगले स्टेप जो आप यहाँ पे लिखोगे, तो क्योंकि हर एक जहाँ पर भी एलिमेंट आप लेते जाओगे, हर एक पैचेस पे, हर एक छोटे छोटे एरियाज़ पे ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ई डॉट हटा दो, आप ई डी एस कर दो, कॉस जीरो हो जाएगा। अब ये वेक्टर से स्केलर बन चुके हैं, और यहाँ पे आर एच एस जो है उसके अंदर आप देखो कि टोटल चार्ज कितना है। तो ये जो आपने गॉसन सरफेस क्रिएट करी है, इसके अंदर टोटल चार्ज इसके बराबर ही है, क्यू के बराबर ही है। तो ये क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ई को आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, और जो डी एस का इंटीग्रेशन है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम कैलकुलेशन जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए करी थी। तो जो डी एस का इंटीग्रेशन है वो इस सरफेस का पूरा एरिया हो जाएगा, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो कैलकुलेशन है इस तरीके की, बहुत बार अब रिपीट होंगी, बस रिपीटेशन होता जाएगा। हमें थोड़ा सा बस केयरफुली होकर के कैलकुलेट कर लेना है इनको। तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इसको अगर आप के फॉर्म में लिखते हो तो इट इज़ के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स है, और वो रेडियल कहाँ से हो रहा है, एक तरीके से सेंटर से। सेंटर से रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन आप ड्रॉ कर लो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इसमें। इसके बाद में मैं अंदर वाले पॉइंट्स के लिए अगर कैलकुलेट करूँ फॉर आर लेस देन आर, तो अगर मैं अंदर वाले पॉइंट के लिए कैलकुलेट करता हूँ इसमें, तो अगेन आपको एक गॉसन सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो गॉसन सरफेस अब के बार ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा। लेट अस ड्रॉ इट लाइक दिस। इसके लिए आर फिर ये हो जाएगा, अगर गॉसन सरफेस इस तरीके का है तो अब के बार आर लेस देन आर हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इस पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो आप बोलोगे कि इस तरीके का ही होगा। अगर है तो वो रेडियल होगा, यानी कि वो जो डायरेक्शन बनना चाहिए वो डायरेक्शन हमेशा एक सिमेट्रिक डायरेक्शन होना चाहिए, नॉन सिमेट्रिक डायरेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से सिमेट्रिक सिचुएशन हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर। इसीलिए मैंने बोला भी था कि जो गॉस लॉ है वो हमारी हेल्प सिमेट्री में ही कर सकता है, नॉन सिमेट्रिकल केसेस में वो हमारी हेल्प शायद ही कर पाए। तो अगर मैं इसके लिए अब यहाँ पे गॉस थ्योरम यूज़ करूँ, तो अगेन ये सारा वही का वही आ जाएगा, ई डी एस
जो LHS है आपका, वो LHS अल्टीमेटली E/4πr² आ जाएगा। लेकिन जब RHS लिखोगे तो RHS में आप देखोगे सारा चार्ज तो सरफेस पे है, और ये जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर ये सॉलिड है, चाहे होलो, चाहे कैसा भी है, इसके अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, सारा चार्ज तो सरफेस के ऊपर ही है। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई है, और ये ई की वैल्यू 0 हो गई। तो अगर आप सीधे सीधे यहाँ से ऐसे बोलो कि फ्लक्स फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, और फिर आप उसको इसके बराबर रखो E.ds, और बिना E और ds का डायरेक्शन देखे अगर आप यहाँ पर E को 0 बोलते हो तो गलत होगा, क्योंकि E.ds 0 हो रहा है। E.ds 0 हो रहा है तो वो डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का समेशन 0 हो रहा है। तो जब तक आप इस E को बाहर इस तरीके से नहीं निकाल करके रखते हो, तब तक आप ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर सिमेट्री का यूज़ करते हुए इसको बाहर कर पाया, और कर पाने के बाद में यहाँ पे Q इन 0 होने से फ्लक्स 0 हो गया, और तब मैं यहाँ पर एक ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ कि E यहाँ पर 0 होगा। मैंने बहुत पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था फ्लक्स का, तो वहाँ पे बताया था कि अगर ये कोई भी क्लोज सरफेस है, इसमें अगर आप एक डायपोल को रख दो तो नेट चार्ज 0 हो गया और फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर। तो E.ds का 0 होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ पर हम तभी बोल पा रहे हैं जब आपने इस वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद में E को आप कॉमन ले पाए। तो यहाँ पर E को अगर आप कॉमन नहीं ले पा रहे हो तो ये 0 है, तो इट डजेंट इम्प्लाई कि E भी 0 होगा। जो 0 है वो क्या है, यहाँ पर E.ds का इंटीग्रेशन 0 है, और वो इस तरीके से भी 0 हो सकता था कि प्लस भी उतनी और माइनस भी उतनी, प्लस माइनस मिला करके वो 0 हो जाता। तो ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे याद भी रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पर अब फाइनली यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करके लिख देता हूँ कि R<R, अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं, अंदर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, और R>R यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा KQ/R²। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज के जैसा ही है। तो दिस इज़ जस्ट सिंपली लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि उसका भी KQ/R² होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए जो यहाँ पर ये स्फेयर है, भले ही है तो स्फेयर, लेकिन ये स्फेयर कैसे बिहेव कर रहा है एज ए पॉइंट चार्ज, और ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट चार्ज का सेंटर यहाँ पर है, यानी कि सारा का सारा चार्ज यहाँ पर एक तरीके से सेंटर्ड है, कंसनट्रेटेड है, और वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है KQ/R² के इक्वल। तो यहाँ पर आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो for points outside, sphere behaves like a point charge kept at center। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए नहीं कर रहा है। अंदर वाले पॉइंट्स के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पॉइंट ले रहे हो, ये अंदर कोई पॉइंट ले रहे हो, तो अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है तब तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R² टाइप का। लेकिन अंदर के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 आ गया है। और कुछ ऐसा हमने पहले भी देखा हुआ है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, तो उसमें भी मैंने यहाँ पर ये बताया था कि अगर कोई, मान लीजिए कोई कंडक्टर है और अंदर उसमें कैविटी है, और ये पार्ट यहाँ पे मटेरियल का है इसका, तो अगर आपने अंदर चार्ज नहीं रखा हुआ है, सिर्फ बाहर चार्ज है, तो अंदर के सरफेस पे कोई चार्ज आ नहीं पाता है, और अंदर के सरफेस पे कोई चार्ज आ नहीं पाता है तो कोई लाइन वगैरह भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर अंदर जो कैविटी वाला पार्ट है या जो वैक्यूम वाला पार्ट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होता था जब आप यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज वगैरह कुछ रखते थे इसके अंदर, तब जाके उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो एक तरीके से आप इसको ही वैसे ही मानो, इसमें बस क्या है कि जो मटेरियल है उसकी थिकनेस बहुत कम है, बहुत कम थिकनेस वाला मटेरियल है यहाँ पर, और बाकी अंदर जो पार्ट है एक तरीके से कैविटी टाइप का ही पार्ट है, और इस कैविटी टाइप के पार्ट के अंदर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब अंदर कोई चार्ज यहाँ पर रखोगे, पॉइंट चार्ज वगैरह कहीं पर, तब जाके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। तो वहाँ से भी हम बोल सकते थे कि अंदर कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। लाइन के एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है कि अंदर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अंदर और बाहर KQ/R² बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, क्योंकि ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो ग्राफ में यहाँ से
यहाँ से स्टार्ट करते हुए और इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इस डायरेक्शन को आर लेते हुए, तो ई वर्सेस आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फिर यही डायरेक्शन हो जाएगा जो कि एक तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो मैंने एक तरीके से ये जो ऑरिजिन या सेंटर है उसको यहाँ पे ले लिया और इस डायरेक्शन के अलोंग प्लॉट कर लिया। इन पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। तो क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जीरो है, इट इज़ जीरो इन स्टार्टिंग, तो जीरो से आप स्टार्ट करोगे और कब तक चलेगा ऐसा, आर इज इक्वल टू आर तक, यानी कि सरफेस के जस्ट अंदर तक जीरो है और सरफेस या सरफेस के जस्ट बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² टाइप का हो जाएगा। तो इट इज़ 1/r², यानी कि प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा KQ/r²। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E एट द सरफेस, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। K को आप लिख लो 1/4πε0 Q/r², और इसको आप ऐसे लिख सकते हो Q, और ये 4πr² क्या हो जाएगा एरिया, तो Q डिवाइड बाय सरफेस एरिया 4πr², इसको आप सिग्मा बोल सकते हो, सिग्मा/ε0। तो आप चाहो तो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा/ε0 है, और सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जो चार्ज है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के बाद में अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे इसमें। तो अगेन वही बाहर वाले पॉइंट्स और अंदर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन फॉर दिस स्फीयर, होलो स्फीयर। तो सपोज़ ये होलो स्फीयर और मुझे बाहर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लेट्स से यहाँ पे, और इन डिस्टेंसेस को हम हमेशा सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल। तो एक तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए ये जो स्फीयर है वो स्फीयर बिल्कुल कैसे बिहेव कर रहा है, ये बिल्कुल एज इट इज़ इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और उसे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और वहाँ पर आप पोटेंशियल पता करना चाहते हो। और पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है कि इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लेकर के आते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप उस चार्ज को लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे होंगे तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। फ़र्क का मतलब है कि यहाँ पर आपने ये स्फीयर रखा हुआ है या फिर ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उसके लिए तो बात बराबर है, उसको तो एक जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ रहा है, एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है उसको। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर आंसर आता है KQ/R, एग्जैक्टली वही आंसर फिर इसके लिए भी आना चाहिए। और अगर आप कैलकुलेट करके देखना ही चाहते हो तो यू कैन डू दिस बाय माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू आर E.dr, इसका यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो यू विल फाइंड दैट कि जो हमने पहले कैलकुलेशंस कर रखी उन कैलकुलेशंस को आप देख लो कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो KQ/R के बराबर ही आ जाएगा, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए इट इज़ नॉट ए बिग डील, ये हो जाएगा KQ/R के इक्वल। अब मैं अंदर वाले पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे देखता हूँ कि क्या होगा। तो r<r, ये था r> वाले पॉइंट्स के लिए, फॉर r<r वाले पॉइंट्स के लिए। तो r<r का मतलब है कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और पोटेंशियल कैलकुलेट करने का मतलब हमेशा जो है मैथमेटिकल डेफिनेशंस के साथ साथ आप हमेशा जो फिज़िकल इसका मीनिंग है उसको भी हमेशा माइंड में रखा करो पोटेंशियल का। मैथमेटिकली तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे जो रीज़न है वो रीज़न बढ़ जाते हैं, जब आप इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ तक लेके आते हो तो ये रीज़न अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अलग चलता है। अंदर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला या फिर जो भी उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो आप पहले यहाँ तक लेकर के पहुँचो, तो जो आप चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके पहुँचते हो तो एक तरीके से जो यहाँ का पोटेंशियल है वो यहाँ का पोटेंशियल बताएगा कि यहाँ तक लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट को कुछ नाम देता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ P, जहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है, और ये सरफेस का एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देते हैं लेट्स से दिस पॉइंट इज़ S, सरफेस के पॉइंट को। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि मेरे को VP अगर निकालना है, पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। और आप इस वर्क को ब्रेक करो दो पार्ट में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस, सरफेस का जो पॉइंट है ऐसे वहाँ तक, प्लस वर्क डन फ्रॉम सरफेस टू द पॉइंट P। ठीक है, आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ तक का जो वर्क है वो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल एट द सरफेस हो जाएगा ये। और उसके बाद में फिर आप ये ऐड कर दो वर्क डन फ्रॉम सरफेस टू P।
सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करो डायरेक्टली। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके बता सकता हूँ कि सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो के क्यू बाय कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, इसमें आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो के क्यू बाय कैपिटल आर के बराबर ये। अब आप देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो है। तो जैसे ही वो यहाँ के बाद में अंदर एंटर करेगा और चलता चला जाएगा, तो उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं जिसके अगेंस्ट उसको वर्क करना होगा। तो उसको जो भी वर्क करना पड़ा वो यहाँ से यहाँ तक करना पड़ा, उसके बाद में देर इज़ नो वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो वो चाहे यहाँ से यहाँ पहुँचे, चाहे कहीं पहुँचे, यहाँ पहुँच जाए, कहीं पहुँचे, यहाँ के बाद में फर्दर देर इज़ नो वर्क। तो इसके बाद का जो वर्क है वो जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इसका मतलब पोटेंशियल हर जगह का बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल पूरे रीजन का कांस्टेंट हो जाएगा। और ये पोटेंशियल कांस्टेंट होकर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो वी इनसाइड जो अंदर का पोटेंशियल है वो हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, एंड दिस इज कांस्टेंट। अंदर के किसी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो इतना ही मिलेगा आपको, के क्यू बाई कैपिटल आर। चाहे आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, यहाँ करो, सेंटर पे कर लो, कहीं पर भी कर लो, इट इज़ ऑलवेज के क्यू बाई कैपिटल आर। तो हमने पोटेंशियल की कैलकुलेशंस यहाँ पे कर ली है। पोटेंशियल जो है, अगर मैं आर लेस देन आर की बात करूँ तो के क्यू बाई कैपिटल आर होता है फिर यहाँ पर ये, और आर ग्रेटर देन आर की बात करूँ तो ये हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। और इसमें अगर आप देखो तो आर को आप कहीं पर भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, दोनों जगह पे पोटेंशियल आपको बराबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सरफेस के जस्ट इधर और सरफेस के जस्ट इधर और इधर में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ जा रहा था कि सरफेस के जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल सरफेस के अंदर जस्ट और जस्ट बाहर एक जैसा ही है। अगर ऐसा ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ इज़ लाइक दिस, वी वर्सेस आर। तो पहले यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन चलेगा अप टू सरफेस या आर इज इक्वल टू आर तक, और उसके बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और पहले कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है के क्यू बाई कैपिटल आर। तो जो भी यहाँ पर ये फार्मूलेज हैं, स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं, तो इस फार्मूले को याद रखना है। जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलेज हम ड्राइव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके जो ग्राफ हैं वो भी आपको बनाने आने चाहिए। तो स्फीयर में अब नेक्स्ट कैटेगरी है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग जो बॉडी है उसके वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है। अगर सॉलिड कंडक्टिंग होता तब इसके वॉल्यूम में मटेरियल में कोई चार्ज नहीं हो पाता। तो बस फ़र्क इतना ही है कि इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और हमने जो चार्ज यहाँ पे लिया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है चार्ज का, तो चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेशन करनी है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हो, रो क्यू डिवाइड बाई दी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, that is 3q divided by 4 pi rq. This is the volume charge density for this sphere. तो अगेन वो दो तरीके के रीजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, एक तो अंदर वाले पॉइंट्स और एक बाहर वाले पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट्स पे वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। तो 4 पॉइंट्स आउटसाइड, तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अगेन जो गॉसियन सरफेस है वो बाहर की तरफ यहाँ पे ली जाएगी। तो गॉसियन सरफेस विल बी टेकन आउटसाइड। तो सपोज दिस इज़ द रिक्वायर्ड गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस लेने के बाद में अब हम, क्योंकि पहले इस तरह की कई सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि जो भी हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो सकता है क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पर। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन है। या फिर आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हो कि एक के बाद एक बहुत सारे थिन यहाँ पर स्फेयर्स हैं, एक ये स्फेयर है, फिर अगला ये स्फेयर है, ये स्फेयर है। तो ये सारे स्फेयर मिल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे इंडिविजुअली, क्योंकि हमने एक थिन स्फेयर जिसके सरफेस पे चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रखा है। तो इसको आप यहाँ पर होलो स्फेयर में, बहुत सारे होलो स्फेयर में डिवाइड करके इंटीग्रेट करके भी आंसर वगैरह यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं। आप डिस्क वगैरह अज्यूम करके भी इसको कर सकते हो अगर करना चाहें तो, लेकिन ऑब्वियस है कि उनसे कैलकुलेशंस बढ़ जाती है। तो गॉस थ्योरम से कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। तो जो LHS है वो LHS आप देखो कि वापस से वही आ जाएगा E/4 पे r²। ठीक है, तो LHS इज़ अगेन E/4 पे r²। और जो RHS है बाहर ये चार्ज, यानी इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज Q के बराबर। तो भले वो इस वॉल्यूम के अंदर है, लेकिन ये जो सरफेस हमने ली है सारा का सारा चार्ज सरफेस के अंदर है, तो चार्ज इज़ Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज टाइप का आ जाएगा 4πε/r², दैट इज़ kq/r²। और आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जब छोटे छोटे स्फेयर के फॉर्म में आप इसको डिवाइड कर रहे थे तो वो सभी स्फेयर्स के लिए पॉइंट बाहर ही था, तो उन सभी स्फेयर्स को आप एक तरीके से कंसनट्रेटेड एज्यूम कर सकते थे यहाँ पर, उन सभी के चार्जेस को आप यहाँ पर कंसनट्रेटेड एज्यूम कर सकते थे। अल्टीमेटली वही रिजल्ट यहाँ पर भी आ रहा है।
तो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो यहाँ पर स्फेयर है, उस स्फेयर को भले वो सॉलिड हो या होलो हो, चार्ज वॉल्यूम में हो या नहीं हो, आप उसको कंसनट्रेटेड मान सकते हो, उसके चार्ज को कंसनट्रेटेड आप अज्यूम कर सकते हो सेंटर पे, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो अगेन जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज ऐसा बिहेव कर रहा है यहाँ पर ये, इट इज़ जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये अंदर वाले पॉइंट्स के लिए ये बाहर वाले पॉइंट्स के लिए आ गया। अगर मैं अंदर वाले पॉइंट्स के लिए कैलकुलेशन करता हूँ तो अब की बार थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन रहेगी अंदर वाले पॉइंट्स के लिए। तो लेट अस कैलकुलेट फॉर द इनसाइड पॉइंट्स। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस विच इज़ इनसाइड। तो सपोज़ ये वो गॉसियन सरफेस है और मुझे इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो जहाँ तक बात है यहाँ पर LHS की, तो LHS तो अभी वही आ जाए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसे के वैसे ही रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर रहेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन और LHS वही आ जाएगा E/4πr²। बात है यहाँ पे RHS की, तो RHS में चार्ज अब की बार कौन सा होगा, तो चार्ज ये वाला होगा जो कि इसके अंदर है। तो इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है वो चार्ज आपको लिखना पड़ेगा और उसके लिए आपको चार्ज डेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा फिर। तो चार्ज डेंसिटी जो है वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रखी है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए हम कर रहे हैं इसमें। तो ये जो डेंसिटी है इसको आप यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी ये वाला वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है वो आ जाएगा। तो दिस इज़ 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज इन दिस इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, यानी कि इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है तो रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक है, ऐसे कह सकता है इसको। तो ये 4 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, r² और एक r बचा रहेगा यहाँ पे। तो E इज़ इक्वल टू ρr/3ε0। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस है कि रेडियल डायरेक्शन में है, तो आप चाहो तो वेक्टर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इसमें। E इज़ इक्वल टू ρr वेक्टर डिवाइड बाई 3ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे हमेशा रेडियली आया है, बाहर भी निकालोगे तो आप रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, अंदर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रेडियल टाइप का ही है, लेकिन यहाँ पे R डायरेक्टली आपको मिल रहा है, तो आप चाहो तो वेक्टर इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इस आंसर को आप यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी निकाल सकते हो। अगर मैं चार्ज के टर्म्स में इस आंसर को निकालना चाहूँ तो रो की जगह पर आप फिर ये रख दो, इन टर्म्स इन प्लेस ऑफ रो यू कैन पुट 3q डिवाइड बाई 4πr3। जो हमने यहाँ पे रो लिखा था तो उस रो को आप यहाँ पर लिख दो इसमें, तो इन टर्म्स ऑफ q आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये 3 वगैरह कैंसिल हो जाएंगे और जो 4πε0 है इसको आप k बोल सकते हो। तो KQR/R3 आपको दोनों ही फॉर्म में याद रखना चाहिए। तो रो के फॉर्म में हो जाएगा ρr/3ε0 और Q के फॉर्म में चार्ज के टर्म्स में हो जाएगा KQR/R3। आपके बार आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर के पॉइंट्स पे जीरो नहीं है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट जीरो इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके बार यहाँ पर अंदर वाले पॉइंट्स पे। इनका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो, या फिर इसको मैं एक बार एक जगह पे लिख देता हूँ इन सभी को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो अंदर है KQR/R3, या फिर आप लिख सकते हो ρr/3ε0। दिस इज़ फॉर r लेस देन r। फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल टू r यहाँ पर आप लिख सकते हो KQ/r²। अब देखोगे कि अगर आप r इज इक्वल टू कैपिटल R अगर आप इसके अंदर भी रख देते हो तो इसके अंदर भी यहाँ पर रखने के बाद में आपको वही फील्ड मिलेगा। r इज इक्वल टू r रखोगे तो KQ/r²। तो अब के बार जस्ट सरफेस से जस्ट अंदर या बाहर जाने पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा है उस तरीके का जैसे हॉलो के लिए आता था। हॉलो में क्या होता था, जैसे ही जब जस्ट आप अंदर हो तो जीरो है, जैसे ही बाहर निकले तो KQ/r² हो गया। लेकिन यहाँ पर जस्ट अंदर भी या जस्ट बाहर सरफेस पे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके बार वो कंटिन्यूस है, उसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, ब्रेक नहीं हो रहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो अंदर लीनियर हो जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो इज प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ बन जाएगा। और बाहर के लिए, सरफेस से बाहर के लिए 1/r², यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और अब के बार r इज इक्वल टू r पे कंटिन्यूस है ग्राफ यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी KQ/R²। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशंस करते हैं इसके लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो पहले बाहर वाले पॉइंट्स के लिए कर लेते हैं। तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल की कैलकुलेशन, तो यहाँ कोई पॉइंट है जहाँ पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगेन बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो हमने देखा हुआ है कि जो बिहेवियर है वो बिहेवियर पॉइंट चार्ज जैसा ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वही आंसर आ जाएगा KQ/r के बराबर। अगर मैं अंदर का कोई पॉइंट उठाता हूँ वहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो ये आपके बार
थोड़ी कैलकुलेशन वाला होगा यहाँ पर इसमें, क्योंकि आपके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो सपोज़ यहाँ का कोई पॉइंट लिया हुआ मैंने इसमें, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, वहाँ मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगेन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का मतलब वही होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो, कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला चेंज हो गया, तो आपको इंटीग्रेशन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं वो चेंज करना पड़ेगा। तो सपोज़ मैं इस पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो पी पे इन्फिनिटी टू पी ई डॉट डी आर, ठीक है, ये हमने देखा ही हुआ है। आप चाहो तो इसमें चेंज कर सकते हो, पी से इन्फिनिटी ई डॉट डी आर वगैरह कर सकते हो इसको। तो पहले आप पी से सरफेस तक चले जाओ, ठीक है, माइनस हट जाता है तो उससे हम थोड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आर आप यहाँ से मेज़र करते हो, तो इस डायरेक्शन में ऐसे आर मेज़र करते चलना यहाँ पे मैथमेटिकली भी सही बोला जाएगा एक तरीके से। और उसके बाद में सरफेस से लेकर आप इन्फिनिटी तक पहुँच जाओ। तो सरफेस का मतलब है आर, इसका मतलब है पी का मतलब स्मॉल आर, यहाँ पे इस यहाँ पे कैपिटल आर ई डॉट डी आर। तो इसमें जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसी लाइन को पकड़ते हुए चल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो के क्यू आर बाई आर क्यू डी आर, और ये आपका वही है सरफेस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वैसे मैं कंप्लीटनेस के लिए इसको लिख देता हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, इसके लिमिट आर से लेकर आर, इसके लिमिट आर से लेकर इन्फिनिटी। तो ये सारा जो आप कैलकुलेट करोगे तो ये पता है आपको कि इसका जो आंसर आपको मिलना है वो है के क्यू बाई आर। ये एडिशनल है इसमें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में भी वर्क करना पड़ा है इसको। तो सरफेस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा है, के क्यू बाई कैपिटल आर। एक्स्ट्रा वर्क यहाँ से यहाँ तक लाने में करना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके बार यहाँ पर इसमें। और आप देखोगे सरफेस तक जितना पोटेंशियल था और एक्स्ट्रा पोटेंशियल यहाँ पर होगा, क्योंकि और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में है। भले ही फार्मूला चेंज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर बाहर के पॉइंट्स पे, लेकिन आपको हमेशा इसके अगेंस्ट वर्क करते जाना पड़ रहा है और पॉजिटिव वर्क करते जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया उसमें कुछ और वर्क ऐड होगा, तब जाके पी का पोटेंशियल आएगा। तो पी का पोटेंशियल बढ़ा हुआ आएगा एज़ कम्पेयर टू सरफेस, पी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो मैं इस पोटेंशियल को यहाँ पर फाइनली अब लिख रहा हूँ जो आएगा यहाँ से आंसर। तो दैट आंसर विल बी के क्यू बाई टू आर 3 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से अरेंज कर दिया है कि इसको याद किया जा सके। तो अंदर के किसी पॉइंट पे ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा है इसमें, आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए इसको चेक कर लो कि क्या आ रहा है। तो जैसे अगर मैं सरफेस के लिए इस फार्मूले को चेक करना चाहूँ तो सरफेस पे आर इज इक्वल टू आर रखना पड़ेगा। तो आर इज इक्वल टू आर रखा तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 और 2 कैंसिल होगा तो के क्यू बाई कैपिटल आर। और वही आंसर आपको इस फार्मूले से ही मिल जाएगा सरफेस के लिए, के क्यू बाई कैपिटल आर, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सेंटर का अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ तो सेंटर के लिए स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 3 माइनस 0 ये 3 हो जाएगा, और 3/2 का फैक्टर आ जाएगा। 3/2 यानी कि 1.5 ऑफ के क्यू बाई आर। तो 1.5 इसका मतलब सेंटर का पोटेंशियल जो है वो सरफेस से ज़्यादा है, और वो हमने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि यहाँ तक आने में हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इसमें। नाउ अब यहाँ पर हमें इसके लिए ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर लेने होंगे। तो ग्राफ आप ये देखो कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस, कि सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम a माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का यहाँ पर आ रहा है ये। तो ऐसा जो फंक्शन है, तो ये एक पैराबोलिक फंक्शन दिख रहा है इसमें, पैराबोला। पैराबोला में भी कैसा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस आ रहा है, तो इट इज़ डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ है यहाँ पर ये। और उसके साथ साथ ये वाला जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाए, क्योंकि के क्यू बाई आर आ रहा है ये। तो दिस इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसके ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस नाउ, वी वर्सेस आर। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, मान लीजिए सेंटर है, सेंटर पे हमने देखा कि सेंटर पोटेंशियल कितना आएगा, वी एट दी सेंटर इज 3/2 के क्यू बाई आर, और सरफेस पे से कम आएगा, तो यानी कि उसके बाद में घटाना है इसको। और ये जो इस तरह के ग्राफ होता है, ग्राफ का थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ इसमें कि अगर एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है, माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है, और उसमें अगर कुछ कांस्टेंट पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो गई तो फिर यहाँ पर ये ग्राफ हो गया इसका। तो दिस इज़ सम कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह के ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि डिक्रीज़ होता हुआ ग्राफ होगा यहाँ पर इसमें। तो इस तरीके से आप यहाँ पैराबोलिकली डिक्रीज़ कराते चले जाओ, कहाँ तक, सरफेस तक, और उसके बाद में फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो ये पैराबोलिक है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रोपोर्शनल टू 1/r, प्रोपोर्शन इसमें नहीं लगा सकते प्रोपोर्शनैलिटी। तो r इज इक्वल टू आर, ये सरफेस हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल वगैरह आप थोड़ा याद रखो, 3/2 के क्यू बाई आर,
और ये सरफेस पोटेंशियल है KQ/R। ठीक है, तो ये पोटेंशियल के जो फॉर्मूलेज हैं वो याद होने चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉलिड स्फीयर के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं और याद कम रहते हैं, तो याद कम रहते हैं तो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और एग्जैक्टली जब हम ग्रेविटेशन करेंगे या ग्रेविटेशन जब पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन में भी एग्जैक्टली क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर अगर मान के उसे ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड या पोटेंशियल के फॉर्मूलेज आते हैं वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके के चलते हैं, बस के की जगह पे जी, चार्ज की जगह मास, ये सब हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जो होंगी वो ग्रेविटेशन में भी काम में आती हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो इट माइट बी आस्क्ड इन ग्रेविटेशन। आप चाहो तो इस ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हो, मैंने इधर वाले पॉइंट्स के लिए बनाया, आप इधर वाले पॉइंट्स के लिए बना सकते हो। और क्योंकि ये पोटेंशियल है तो डायरेक्शन का कोई चक्कर है नहीं, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ग्राफ आप चाहो तो इधर रिपीट कर सकते हो। समटाइम्स वो पूरा कंप्लीट ग्राफ देते हैं, तो इस तरीके से आप यू कैन कंप्लीट दिस ऑल्सो। बिल्कुल एग्जैक्टली इसका इमेज जो है वो इधर की तरफ बना सकते हो। तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर पोटेंशियल वर्सेस आर फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में एक बहुत ही नैरो टनल यहाँ पर बनाई गई है, और नैरो टनल जब भी हम देते हैं इसमें तो उसमें आप ये मान के चलो कि जो भी आपके पोटेंशियल के फॉर्मूलेज हैं और जो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलेज हैं वो एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे, उसमें आप किसी तरीके का चेंज अज्यूम नहीं करो। तो जो टनल है बहुत ही नैरो है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे। अ पॉइंट चार्ज -q ऑफ मास m, तो -q चार्ज है, मास m है, इसको यहाँ से छोड़ दिया था, रिलीज़ कर दिया था सरफेस से, और इस टनल के अलॉन्ग ये मूव कर सकता है अगर फोर्सेज ऐसे लगें तो इस पर। तो अगर ये सेंटर पहुँच जाता है तो सेंटर पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी और सेंटर तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा हमें बताना है। तो जब टाइम वगैरह की बात नहीं होती है तो हम इसको एनर्जी वगैरह से भी कर सकते हैं। अगर टाइम की बात होती है तो फिर वहाँ पे फोर्सेस वगैरह की बात आनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात आ रही है यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ तक पहुँचेगा। पहले तो ये देखते हैं। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा इस तरीके के डायरेक्शन में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से सेंटर से अवे रेडियल इस तरीके से रहता है। अगर इधर वाले पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। तो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि चार्ज माइनस है तो इस पर फोर्स इधर लगाएगा, और इसको रेस्ट से रिलीज़ किया गया। स्टार्टिंग की वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, और किसी भी तरीके के नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज यहाँ पर है नहीं इसमें। तो देयर इज़ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई ग्रेविटी और फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन वाले फोर्सेज हैं यहाँ पर, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर अवेलेबल। तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये दिख रहा है साफ साफ कि ये फोर्स यहाँ तक लगता जाएगा लगता जाएगा लगता जाएगा और ये जरूर सेंटर तक पहुँच जाएगा। तो आई एम अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, और ये सरफेस पे लिख देंगे और इसको हम लिख देंगे जब ये सेंटर पहुँच गया तब के लिए लिख देंगे। तो अब यू यहाँ पर, तो इनका आपस का जो इंटरेक्शन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो लिखना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन एनर्जी लिखने का तरीका यहाँ पर क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो स्फेयर है इस स्फेयर की वजह से जहाँ पर भी ये चार्ज है वहाँ का पोटेंशियल लिखूँगा और पोटेंशियल को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यू इनिशियल इज़ -q, और इस स्फेयर की वजह से इस लोकेशन पे जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा तो सरफेस का पोटेंशियल आपको लिखना पड़ेगा KQ/R। अगर ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली याद हैं तो फटाफट लिख सकते हैं फिर इसमें, और के इनिशियल विल बी 0, यू फाइनल अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो -q, और सेंटर पे आपको पोटेंशियल अगर डायरेक्टली याद है तो उसका यूज़ करो। तो सेंटर पे पोटेंशियल होता है 3/2 KQ/R। आप देख सकते हो कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घट गई एक तरीके से, क्योंकि माइनस आ रहा है और ये V बढ़ गया एक तरीके से। तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर नहीं थी। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो के फाइनल इज़ ½ mv², सिंपली ये लिख सकते हैं इसमें। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ½ mv² 3/2 है और यहाँ पर 1 है, तो 3/2 - 1 इज़ हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो KQ/2R, दिस 2 इज़ कैंसल्ड, और यहाँ से आप V निकाल सकते हो। V इज़ √of KQQ/m/r। तो दिस इज़ द वेलोसिटी एट द सेंटर। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है यहाँ पर। इसमें अगर हम उसको फोर्स मेथड से करने चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर दिक्कत होने स्टार्ट हो जाएगी। कर भी सकते हैं वैसे, लेकिन उससे एक ईजियर मेथड हमारे पास में है। जैसे मान लीजिए किसी भी टाइम पे आप इसका फोर्स डायग्राम अगर देखो तो इस पर फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ से ये कुछ x डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQX/RQ।
और इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा चार्ज, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ KQ/R3। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स यहाँ पर जीरो भी होता है क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे ये फोर्स इस तरीके का आ रहा है जिसमें F इज़ प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है इसके अंदर, और फोर्स इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है इसमें। तो ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ऑफ SHM। तो ये SHM के सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है क्योंकि फोर्स का नेचर इस तरीके का है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो फोर्स है वो फोर्स मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये SHM परफॉर्म कर रहा होगा। और ये जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो आप इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन मान सकते हो इसकी कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है, दिस इज़ मीन। ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है और एक्सट्रीम से मीन तक आने में जो भी SHM का टाइम पीरियड होता है उसका 1/4 लगता है। तो टाइम पीरियड आप यहाँ से निकाल सकते हो 2π मास डिवाइडेड बाय x के साथ जो भी आ रहा है वो SHM का कांस्टेंट होता है, तो दैट कांस्टेंट इज़ KQ/R3। तो ये तो हो गया इसका पूरे SHM का टाइम पीरियड, लेकिन हमें तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, तो वो टाइम इसका T/4 हो जाएगा 1/4। तो दैट विल बी π/2 ऑफ MRQ डिवाइड बाई KQQ। तो दिस इज़ द टाइम टेकन फ्रॉम दिस सर्फेस टू द सेंटर। इसका जो मोशन होगा वो SHM होगा, यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ेगी, फिर जैसे इधर निकलेगा तो फोर्स इधर की तरफ लगने लग जाएगा तो स्पीड घटेगी। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम बोल सकते हैं यहाँ जाके वापस रुकेगा। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पर ये इसकी ऑसिलेशन चलते जाएंगे और वो ऑसिलेशन SHM कैटेगरी के ऑसिलेशन हैं।